Dear students, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुरक्षित हैं। आई होप कि आप लोग अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आपको इतना पता है कि जो कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, वो बहुत तेजी से आक्रमण कर रहा है। सब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब। तो आई होप कि आप लोग घर में बैठकर न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम चैनल पे केमिस्ट्री और बायो की स्टडी कर रहे होंगे। अगर जो कोई भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड जो भी हो, अगर आप लोग न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को टच नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अभी कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबाने में कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। बस आप एक अंगुली ले जाएंगे, टच करेंगे रेड वाले बटन को, फिर आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर लाइक होगा, उस पर ले जाएंगे, फिर बेल आइकन को दबाएंगे, तो इससे आप हो जाएगा और इससे आपका जो प्यार और आशीर्वाद मिलेगा उससे आपका जो कोई भी प्रॉब्लम होगी वह क्रिएट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आप लोग ऐसा ही सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो मैं आप लोग से उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग कम से कम आज चैनल को नहीं ज्यादा तो भी 1000 सब्सक्राइब एंड 1000 व्यू लाइक आप जरूर करेंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को जरूर टच करें और आप लोग अपने फ्रेंड को भी सिंघम को शेयर करें। आप लोग टेक्समेंट ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे लाइव क्लास की सुविधा है और वहां से हम आपको आईडी पासवर्ड भेज दूंगा, 5 मिनट पहले भेज दिया था। अब क्लास स्टार्ट हो गई, इनरोल होइए, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। कल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल समाप्त किया था, पूरा बेसिक से लेके एकदम डीपली में गया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया। आज मैं आप लोगों को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को एंड करूंगा। तो आज चैप्टर को पढ़िएगा। आज आप लोग के सामने क्वेश्चन स्टार्ट बहुत अच्छे से होगा। स्टार्ट लोग जोड़ चुके होंगे, थैंक यू। आप लोग जोड़िए जल्द से जल्द। आज का चैप्टर जो टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और आज भी एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तीसरा लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, तो ज्यादा लेक्चर की क्लासेस है और आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जो है आधा हो गया था। आधा पॉइंट आप यहां से नोट करेंगे कि जो स्टोमच होते हैं ना, जो आपका स्टोमच होता है, जो फूड को स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हैं फूड को कितने घंटे, भाई साहब, जो स्टोमच होता है स्टोर्ड बाय द फूड, वह 4 से 5 आवर, 4 से 5 आवर फूड को स्टोमच स्टोर करते हैं। और चर्निंग मूवमेंट जो होता है एंड चर्निंग मूवमेंट एंड द मस्कुलर जो होता है ना, चर्निंग मूवमेंट नाम सुने होंगे, चर्निंग मूवमेंट
जो चर्निंग मूवमेंट होता है और चर्निंग मूवमेंट एंड मस्कुलर वॉल होता है ना, एंड मस्कुलर वॉल जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं काइल। इसे हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। यानी जो स्टोमेच होता है वह फूड को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे तक, और जो चर्निंग मूवमेंट मस्कुलर वॉल होता है उसे हम काइल बोलते हैं। अगर इंटेस्टाइन हो उसे हम काइल बोलेंगे। अगर इंटेस्टाइन है, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम काइल बोलते हैं। अगर चर्निंग मूवमेंट और मस्कुलर वॉल हो उसे हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं। नोट कीजिए, इतना टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड और उसके पॉइंट है, सब पॉइंट है, नोट करते जाइए। पॉइंट है चर्निंग मूवमेंट एंड मस्कुलर वॉल हो रहा है तो काइल बोलेंगे। अगर स्टोमच, अगर स्टोमच कौन कर रहा है भाई साहब, आपसे पूछ दिया जाए तो आपका बताएंगे स्टोमच स्टोर्ड बाय फूड। स्टोमच स्टोर्ड बाय फूड को 4 से 5 घंटा करता है, और चर्निंग मूवमेंट एंड मस्कुलर वॉल कहां पे, गैस्ट्रिक जूस में। कहां पे होता है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में होता है, उसे हम काइल बोलते हैं। अगर इंटेस्टाइन दिया हो उसे हम काइल बोलते हैं। अगर यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट ना देके इंटेस्टाइन पूछ दिया गया हो तो वहां काइल होता है। क्वेश्चन में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, जो प्रो एंजाइम, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोज करते हैं, कन्वर्ट किसमें करेंगे, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है, कन्वर्ट जो करते हैं वह पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं भाई साहब, पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। और जो पेप्सिन होता है वह आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमच। कहां पे होता है पेप्सिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमच में होता है। ध्यान से देखिएगा, पेप्सिन। अगला पॉइंट, पेप्सिन प्रोटियोलाइट एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमच में होता है। किसमें होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमच में होता है। और पेप्सिन आपसे पूछ दिया जाए, पेप्सिन किसमें कन्वर्ट करता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट आपसे दिया जाए, पेप्सिन कन्वर्ट टू, पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन किसमें है तो आप बताएंगे प्रोटीन में। किसमें करता है, प्रोटीन। और प्रोटीन आपके ज्यादा प्रकार के होते हैं। प्रोटीन में आपका कहां प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जो आपका होता है, प्रोटीन into proteolysis and protein into proteogens and lactose, proteogens and पेप्टोन्स, जो पेप्टोन
है उसमें यह आपका कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स को हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बोलते हैं। पेप्टोन्स जो होता है उसे हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। अब अगला जो आता है म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। अगला पॉइंट आप is present the gastric जो म्यूकस इन हेल्प ऑफ जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं जूस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जो इन हेल्प या प्ले द रोल, हेल्प करते हैं या प्ले द रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या, ल्यूब्रिकेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, और हेल्प या प्ले द इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इनका जो प्ले इंपॉर्टेंट ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, ल्यूब्रिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम में यह हेल्प करता है प्ले द एपिथेलियम। और उसके बाद आपका जो अगला जो टॉपिक आता है वह आपका होता है फ्रॉम हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl प्रोवाइड करता है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, जो HCl कितना होता है, अगला पॉइंट याद रखिए, जो गैस्ट्रिक जूस pH कितना होता है 1.8, पीएच गैस्ट्रिक जूस का जो होता है 1.8 होता है, HCl प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा जो अब एक आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रेनिंग का मतलब क्या होता है, और इस RENIN और एक रेनिंग होता है RENIN। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इसका मतलब होता है एंजाइम, इसका मतलब एंजाइम होता है, इसका मतलब हार्मोन होता है, इसका मतलब RENIN का मतलब एंजाइम होता है, RENIN का मतलब हार्मोन्स होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें
पढ़ रहे हैं तो ENNIN का मतलब एंजाइम होता है, RENIN का मतलब हार्मोन्स होते हैं। यह कहना आपको मिलेगा नहीं, यहाँ आप नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, RENIN का मतलब एंजाइम, RENIN का मतलब हार्मोन्स होता है। नोट कितना पॉइंट, नोट द पॉइंट, कहीं मिलेगा नहीं आपको, नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बात में बता रहा हूं उसको नहीं आपको। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इतना नोट कीजिए तब तक, तब मैं रनिंग के बारे में डीपली जाऊंगा। यही नोट कर लेना हूं रेनिन के बारे में। हेडिंग डालिए आप लोग, रेनिन, हेडिंग डालिए रेनिन एंजाइम, लिख दे रहा हूं कि रेनिन कहां पे पाया जाता है। रेनिन इज ए प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, रेनिन इज ए प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम renin is a proteolytic enzyme found in gastric जूस। कहना है गैस्ट्रिक जूस में रेनिन पाया जाता है और हेल्प क्या, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इनफैक्ट्स, हेल्प क्या करता है, हेल्प के बारे में लिखिए, हेल्प किसमें या करता है, जो आपको पता होना चाहिए कि यह हेल्प आपका करेगा डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में रेनिन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, रेनिन। पॉइंट नोट करते जाइए कि जो रेनिन होता है RENIN एंजाइम होता है, RENIN हार्मोन्स होता है, और रेनिन जो एंजाइम वाला रेनिन है वो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इनफैक्ट्स, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और रेनिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है। और अगला जो small amount of lipases are also secrete gastric gland या gastric juice, जो small amount of, अगला पॉइंट, small amount of, जो आपका स्मॉल अमाउंट, मान लीजिए बहुत ही कम मात्रा में, बहुत मात्रा में, यानी आपको दिखे ना लेकिन हो, आपको दिखे ना लेकिन हो, वह क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज, लाइपेजेज इज secreted by गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आपका सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है
अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 262। मेरे साथ ध्यान से रीड कीजिएगा जो मैं बताऊंगा। मैंने बता दिया आपका रनिंग के बारे में, मैंने बता दिया, फिर स्मॉल अमाउंट बता दिया। अगला जो पैराग्राफ है उसको देखिए। various types of movement are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movements help in a through mixing of the food with various in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic and the intestinal juice are secretion released into the small amount. ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को नोट कीजिएगा। बाइल, पैनक्रियाज, जो बाइल होता है, और बाइल का मतलब आपको मैंने बताया था, बाइल वर्डिन और बाइलरुबिन, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, बाइलरुबिन और बाइल पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एंड इंटेंसिनल इंटेस्टाइन जो होता है, बाइल पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पैनक्रियाटिक जूस, इंटेंसिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेंसिनल जूस, सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस होता है, इंटेंसिनल जूस होता है। यह भी जूस है और यह भी जूस है। बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेंसिनल जूस जो होता है वह आपका, मैं बता दूं, सिक्रेशन रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट में, यानी जो आपका सिक्रेशन होता है इसका सिक्रेशन रिलीज करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह क्या करता है, रिलीज करता है। कौन कौन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेंगे? बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेंसिनल जूस सिक्रेशन रिलीज करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इधर आई हो कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, अच्छे से नोट कीजिएगा, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं फिर समरी। इसके अलावा आपको किसी भी पब्लिकेशन को फॉलो नहीं करना है, ओनली एनसीईआरटी। आज ग्रेजुएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन को एंड कर देना है। आप उतना नोट कर लिए होंगे पॉइंट, तो एक मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट में क्या क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट में क्या क्या होते हैं? पहला, बाइल पिगमेंट्स में क्या क्या आते हैं, तो आपको पता होगा कि बाइल पिगमेंट्स में जो होते हैं बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन होता है। क्या क्या होते हैं बाइल पिगमेंट्स में भाई साहब? बाइलवर्डिन एंड बाइलरुबिन, दूसरा होता है बाइलवर्डिन। बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन आपका बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और जो बाइल पिगमेंट है, नो एंजाइम, नॉट, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, नॉट एंजाइम। नॉट एंजाइम, आपको कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा। बाइल पिगमेंट्स में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, बाइल पिगमेंट्स में कोई एंजाइम आपको
नहीं होते हैं और पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज करेगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, अगला पॉइंट, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस रिलीज, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज करेंगे टू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस आपको रिलीज करेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करेंगे थ्रू द, किसके द्वारा, थ्रू द हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेंगे। और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ना, वह कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, कंटेन, क्या कंटेन होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्ट कंटेन होते हैं। क्या क्या इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्ट होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, पहला लिखिएगा, ट्रिप्सिनोजेन, पहला क्या है, ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। अगला जो आता है एमाइलेजेज, अगला जो आता है एमाइलेजेज, अगला जो आता है एमाइलेजेज होता है, लाइकेजेज होता है, लाइकेजेज होता है, और उसके बाद जो होता है वह न्यूक्लिएजेज होता है। न्यूक्लिएजेज। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, एमाइलेजेज, लाइकेजेज एंड न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लियोटाइडेजेज नहीं, या ध्यान सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइडेजेज नहीं, न्यूक्लिएजेज होता है, ठीक है ना। अब आपका जो आता है ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव बाय द एंजाइम, जो ट्रिप्सिनोजेन होता है इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेजेज। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन जो आपका ट्रिप्सिनोजेन होता है इज एक्टिवेटेड बाय, इज एक्टिवेटेड, ट्रिप्सिनोजेन जो होता है इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, बाय एन एंजाइम। Trypsinogen is activated by an enzyme introkineses, इंट्रोकाइनेजेज जो होता है सीक्रेट बाय द इंटेंसिनल ग्लूकोसा, जो इंट्रोकाइनेजेज और एंजाइम होता है सिक्रेशन ऑफ इंटेंसिनल
म्यूकोसा, इंटेंशनल म्यूकोसा इन एक्टिव ट्रिप्सिन में, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन में, इनटू एक्टिव किसमें, ट्रिप्सिन में। किसमें होता है भाई साहब, वह आपका ट्रिप्सिन में होता है। किसमें, ट्रिप्सिन में। जो आपका ट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेजेज सेक्रेशन ऑफ इंटेंशनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिनोजेन में, यानी एक्टिव ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिनोजेन मैं आपको यहीं पे इसको आप नोट कर दिए होंगे, यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। ट्रिप्सिनोजेन है ना, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो भाई साहब जो एंजाइम इसका जो प्रयोग हो रहा है ना, एंजाइम वही तो इंट्रोकाइनेज है। इंट्रोकाइनेज एंजाइम है, यानी ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना किस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, इंट्रोकाइनेज एंजाइम। पूछा जाता है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं, तो इंट्रोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं। नोट कीजिए। बाइल पिगमेंट आपको बता दिया कि बाइल जो रिलीज करेगा वह ड्यूडिनम में रिलीज करेगा, और उसमें जो रिलीज करेगा ड्यूडिनम में कंटेन होगा, वह कंटेन आपका जो बाइल फॉस्फोलिपिड्स यानी कंटेन बाइल पिगमेंट्स होगा, बाइलरुबिन एंड बाइलवर्डिन बता दिया। फिर बाइल साल्ट, क्लोरेस्टाल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। ध्यान से सुनेगा क्या क्या यूज हो रहा है इसके साथ साथ। बाइल साल्ट्स भी है इसके साथ साथ, बाइल सॉल्ट्स भी है। क्या क्या है, बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, और उसके बाद से जो है वह कोलेस्ट्रॉल है। क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स है बट नो एंजाइम। मैंने यही दिया नाम एंजाइम। भाई बाइल पिगमेंट्स में कोई एंजाइम नहीं यूज होता है, कोई एंजाइम नहीं होते हैं, और बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। ध्यान से मेरी बातों को यहां नोट कीजिएगा। जो बाइल होते हैं ना, जो आपका बाइल पिगमेंट समझ गए, बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट्स है, लेकिन इसी के पार्ट है बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, और आपका जो बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड फैट में, बाइल्स हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल हेल्प करता है। और उसके बाद दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स में, यानी आपका ब्रेक डाउन करके फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, दैट इज ब्रेक डाउन
ब्रेक डाउन द ब्रेक डाउन, क्या ब्रेक डाउन करता है, क्या टूटता है, ऑफ द फैट इज वेरी स्मॉल माई सेल्स, बहुत ही नग्न, वेरी स्मॉल माई सेल्स। माई सेल्स का मतलब होता है आपको सूक्ष्म राशि टेलीस्कोप से देखेंगे तो वह आपका पिगमेंट जो भी आपका वस्तु होगा, सामग्री होगा, वह दिखाई देगा। ऐसा ब्रेक डाउन करेगा कि आपको नग्न आंखों से और ब्रेक डाउन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नोट कीजिए इतना पॉइंट, समझ में आ रहा भाई हो? एक और पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बाइल आल्सो एक्टिवेट टू लाइपेज, लाइपेज में एक्टिवेट हो जाता है। नोट कीजिए इतना पॉइंट। अगला टॉपिक मैंने आपको म्यूकोसल जो बताया था, जो आपका म्यूकस नेक सेल होता है वह सीक्रेट करता है म्यूकोसा को, म्यूकस को, लेकिन गॉबलेट सेल जो होता है, गॉबलेट सेल यह भी आपका सीक्रेट करता है म्यूकस को। गॉबलेट सेल जो होता है वह सीक्रेट करता है म्यूकस को, सिक्रेशन ऑफ ब्रश सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। इस पे जो लेयर होता है, इस पे जो सिक्रेशन का लेयर होता है ना, वह होता है ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम का सिक्रेशन होता है। अब आपका एक आता है अगला टॉपिक, नोट कीजिएगा। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे इतना। आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अगला जो पॉइंट आपको बताएंगे, सकस इंट्रिकस। सकस सकस इंट्रिकस को इंटेंशनल जूस भी बोलते हैं, पता होगा ना। क्रिप्स ऑफ लिवर कौन जो होता है ना, वह सकस इंट्रिकस के पार्ट को ही बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर को। सकस इंट्रिकस के पार्ट को ही क्रिप्स ऑफ लुबरकेन बोलते हैं। और इसका जो पीएच होता है ना, वो 7.8 होता है। कितना होता है? 7.8 होता है। सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस को ही बोलते हैं क्या? सकस इंट्रिकस को ही हम बोलते हैं क्या? इंटेंशनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेंशनल
सकस इंट्रिकस के पार्ट को यह बोलते हैं इंटेंसिनल जूस। और क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, सकस इंट्रिकस के पार्ट को हम क्रिप्स ऑफ लिवर कोन भी बोलते हैं। और सकस इंट्रिकस को हम इंटेंसिनल जूस बोलते हैं। जो इसका पीएच होता है ना 7.8 होता है। पीएच कितना होता है? 7.8 होता है। और इस जूस में कंटेन होते हैं डाइसैकेराइड्स। इस जूस में कंटेन होते हैं, इस जूस में कंटेन होते हैं, कंटेंस होते हैं डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में क्या क्या आपके जो एंजाइम है वह इंक्लूड होते हैं। तो आपके मॉल्टेज, मॉल्टेज, डाइसैकेराइड्स में मॉल्टेज आते हैं, डाइपेप्टाइडेज आते हैं, डाइपेप्टाइडेज आते हैं, मॉल्टेज आते हैं, डाइपेप्टाइडेज आते हैं, लाइपेजेज आते हैं, लाइपेजेज आते हैं। और क्या क्या आते हैं? मॉल्टेज आते हैं, डाइपेप्टाइडेज आते हैं, लाइपेज आते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज आते हैं। आपको मैं बताया था कि जो न्यूक्लियोजेज होता है, न्यूक्लियोजेज होता है ना, वो पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है। और यहाँ न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है वह डाइसैकेराइड का पार्ट होता है। और ये किसका है, किसका डाइसैकेराइड किसमें आते हैं? इंटेंसिनल जूस या सकस इंट्रिकस। सकस इंट्रिकस के पार्ट को क्रिप्स ऑफ लिवर कोन बोलते हैं। इसका पीएच जो होता है 7.8 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8 होता है। और जो स्टार्च होते हैं ना उसका पीएच 6.8 होता है। आप सब नोट करते जाएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं। फिर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आपका नोट कर लीजिएगा। सब सब म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसल ग्लैंड को हम बर्नर्स, बर्नर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सब म्यूकोसल, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सब म्यूकोसल ग्लैंड को ही हम बर्नर्स ग्लैंड बोलते हैं। और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में जा रहा है, किस एंजाइम के कारण जा रहा है? इंट्रोकाइनेज बताए थे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब आपको एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी में जो आपका रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन को, एक एक रिएक्शन को देखते जाइए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इतना दिया गया है कि प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइजेज प्रोटीन्स इन द काइम रीचिंग में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन आर एक्टिवेटेड अपॉन द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस गिवन बिलो। यानी जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज होते हैं वह डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होते हैं। किसके थ्रू? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज के थ्रू। जो आपके नोट क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया नोट करना, इसको उठाना नहीं, मैं रेडी करा दे रहा हूं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज जो आपके डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिल पेप्टाइड, तीनों में से कोई एक होगा तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर इनटू डाइसैकेराइड जो होते हैं वह पॉलीसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड है वह आपके डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च वह डाइसैकेराइड में किस एंजाइम के थ्रू? एमाइलेज,
एमाइलेज एंजाइम के थ्रू वह पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट्स broken down the lipases with the help of biles into di and monoglycerides। जो फैट ब्रेक डाउन करके लाइपेज को, जो लाइपेज के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं, जो फैट होते हैं ना वह डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड में जाते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ फैट ब्रेक डाउन किसके थ्रू हो रहा है? लाइपेजेस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? लाइपेजेस के थ्रू हो रहा है। और किसमें? डाइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में फैट लाइपेजेस एंजाइम के थ्रू दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। अगला ये न्यूक्लिएजेस इनटू द पैंक्रियाटिक जूस act on nucleic acid to form nucleotidases and nucleosidases। किसके? न्यूक्लिएजेस एंजाइम के थ्रू न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होते हैं। act on the end product of the above reaction to form the respective simple absorbable form। This final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cell of the intestine। यानी आपका जो होता है ना वह इसका होता है। और ध्यान से देखिए नीचे वाला डाइपेप्टाइडेजेस से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। डाइपेप्टाइडेजेस माल्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना रहा है। यहाँ एक आपको पार्ट आपका नोट कर लेना है, यहां नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। माल्टेज के थ्रू क्या क्या बना रहा है? माल्टेज के थ्रू आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना रहा है। क्या? ग्लूकोज लैक्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, माल्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनाता है। सुक्रेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये नोट कर लीजिए। माल्टेज के थ्रू ये लैक्टेज हो जाएगा भाई साहब, लैक्टेज सुक्रेज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनाता है। सुक्रेज के प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि माल्टोज क्या क्या बनाता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज दो बनाता है, दो पार्ट ग्लूकोज के बनाते हैं। और लैक्टोज आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनाता है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। अब यहां तक आपका हो गया। डाइमोनोसेक्राइड आगे तो दिया गया है, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस जो ब्रैकेट जो बॉक्स में है ना उससे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन आप अच्छे से लिख के इसके बार बार पढ़िएगा। इस पे हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, हर ईयर आपसे एक क्वेश्चन जरूर इससे तीनों में से मिला के एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक कैलोरिक वैल्यू और एक फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होता है, इतना नोट कर लिए होंगे आई होप। तो मैं आपको आगे बताता हूं, इसके बाद मैं सीधे आपको आ जाऊंगा बीमारी पे।
डिजीज पे आ जाऊंगा, ये बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम सीधा डिजीज पे आ जाऊंगा, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ये नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद डिजीज पे आ जाऊंगा, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा कल से। कैलोरिक वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू क्या होता है, जिसे हम ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू भी बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड भी बोलते हैं, प्रोटीन भी बोलते हैं और फैट्स भी बोल सकते हैं। ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू, इसके एक पार्ट होते हैं ग्रास, क्या होते हैं, ग्रास कैलोरिफिक, ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है। ग्रास, ग्रास का मतलब आप समझते होंगे घास, जो घास घास देखे हैं ना, जो घास उस होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कैलोरिफिक। तो घास की कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है भाई साहब, घास की कैलोरिफिक वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। घास की कैलोरिफिक वैल्यू निकालना हो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की घास की कैलोरिफिक वैल्यू, घास कैलोरिफिक वैल्यू आपको निकालनी हो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम। यहाँ जो दशमलव में जो डेसिमल होते हैं, दशमलव में डेसिमल में आपका यहाँ मल्टीप्लाई किया गया 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, वह आपका ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब अगर फैट की बात करें जाए तो फैट का जो होता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और आपका प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन, प्रोटीन्स की ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू देखा जाए तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। यह आपका, यानी इसका डेसिमल में भी कन्वर्ट करना, डेसिमल में भी ज्ञात करना ठीक क्या कहलाता है, ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। क्यों डेसिमल में भाई साहब, डेसिमल में भी इसको ज्ञात करना है, यानी मान को हम मान लेंगे कि 4.1 है तो चलिए 4 मान लेते हैं, नहीं, उसका पॉइंट में भी कितना वैल्यू हो रहा है, इसका पॉइंट का भी महत्व है ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू। लेकिन साइंटिफिक जो थे वो हमारे इसको रॉन्ग बताया। क्या बताया, रॉन्ग बोला कि मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में डेसिमल जो पॉइंट होते हैं वह बहुत ज्यादा, बहुत लॉन्ग में हो जाएंगे, जिसके थ्रू उन्होंने एक अच्छा तरीका बताया। और कौन थे साइंटिफिक, मैं अभी आपको बता रहा हूं, जूल साहब थे, ठीक है ना, उसने बताया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये हम ज्ञात किया है, बताया
फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू उन्होंने बताया कि ऐसे ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू को डेसिमल में है तो इससे मल्टीप्लाई करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जिससे दिक्कत होगी। तो उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि क्यों ना हम इसको, आपको पता ही है कि फिजिक्स में मान लिया जाता है कि मोहन की आयु एक्स, मोहन की आयु एक्स है और श्याम की आयु एच वाई है। इसी तरह इसमें भी इन्होंने माना कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम मल्टीप्लाई क्यों ना 4 किलो कैलोरी पर ग्राम से करें, डेसिमल को हटा दें। उसी तरह फैट में भी आया, फैट में आया कि 5 है तो हम नहीं, उसको भी हम मान के 4 ही लिखे। 5.6 पॉइंट को हम मान कर क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर ही लिखे। और प्रोटीन है उसे हम क्यों नहीं 9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिखे, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिखे। तो इतना नोट कीजिए आप पॉइंट। और नोट कर लीजिएगा, आपको यहां नोट करने को बता रहा हूं। लैक्टिन, सेलुलोज, ये दोनों का जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है ना वह आपका 0। क्या होता है 0? नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। लैक्टिन क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, लैक्टिनिन क्या होता है? लैक्टिनिन, लैक्टिनिन और सेलुलोज का फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? अगला टॉपिक है। क्या होता है? आइए हम आपको एनसीईआरटी पर ले चलते हैं। फिर से एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और रीड कीजिए। इसमें 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट क्या आपको नोट करना है? जो ग्लूकोज होता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड एमिनो एसिड एक्टिव होता है। यहां से ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। अब ध्यान से एनसीईआरटी में खोल लीजिएगा। यहां दे रखा है कि स्मॉल अमाउंट में आपका दिया गया है मोनोग्लिसराइड और सिंपल डिफ्यूजन भी दे रखा गया है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल होता है, कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड में। ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं कौन? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी अब्सॉर्ब। जो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ना बीइंग इनसॉल्युबल, फैटी एसिड नोट कर लीजिएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल होता है।
ग्लिसरॉल एसिड, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, बीइंग, नोट करते जाएगा, बीइंग इनसॉल्युबल cannot absorb into the blood, cannot absorb into the ब्लड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एसिड भी इनसॉल्युबल, कैन नॉट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, किसमें, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगला टॉपिक आपका आ जाएगा, अगला टॉपिक आपका कि लीवर स्टोरेज ऑफ फूड होता है, और एक आपका लीवर का कुछ फंक्शन है, उसको नोट कर लीजिए जरा, लीवर का फंक्शन नोट कर लीजिए। इतना आई होप कि आपको नोट कर लिए होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। जरा आप लीवर के फंक्शन को नोट कीजिए, आगे मिलेगा लेकिन मैं यही बता दे रहा हूं, लीवर के फंक्शन। फिर उसके बाद डिजीज पे आ जाएगा। फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि लीवर एक आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वेट एडल्ट में 1.2 से 1.5 केजी होता है, ठीक है ना। लीवर में कुफर सेल प्रेजेंट होता है, आपको पता है सब कुछ। इसमें गेसन कैप्सूल भी पाया जाता है। उसके बाद से मैंने लीवर के बारे में बताया था कि लीवर का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, वर्क होता है। अब मैं फंक्शन के बारे में बता रहा हूं कि लीवर के फंक्शन क्या है। ग्लाइकोजिनेसिस, पहला टॉप पॉइंट लिखिए, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। अगला लिखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दूसरा लिखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो मतलब होता है, यह क्या कराता है, तो यह ब्रेक डाउन कराता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कौन कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कराता है, ब्रेक डाउन कराता है। और ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस अगर लिखिए ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोज, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है ब्रेक डाउन कराता है, ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराता है। अगला लास्ट है ग्लाइकोनियोजिनेसिस, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजिनेसिस
ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है ना, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कराता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन में परिवर्तन कौन कराता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का काम होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोज। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, यानी कन्वर्ट करना। नोट कीजिए इतना पॉइंट। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इधर वाला। अब लास्ट टॉपिक आपका डाइजेशन ऑफ, यानी आपका जो डिजीज होता है ना, क्या क्या डिजीज इसके अंतर्गत, इसके चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड है कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नोट कर लिए होंगे, यही नोट कर रहा हूं। डिसऑर्डर ऑफ disorder of digestive system। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक लोगों के बीच में अंदर कोई न कोई बीमारी होती है। तो क्यों नहीं हम बीमारी के बारे में अगर कुछ जानेंगे, तभी तो उसका आगे का हम कुछ हल निकालेंगे कि कैसे बीमारी को दूर किया जाएगा, कि बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, अगर हो भी गया हो तो उसे कैसे हम सही करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं बीमारी के बारे में। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन आर आल्सो काज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टिनल लाइक टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म और हुकवर्म और पिनवर्म, जो आपके वायरल इंफेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज। बैक्टीरियल या वायरल डिजीज में एग्जाम्पल आपका ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आपका क्या क्या है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा क्या क्या वर्म है। टैप वर्म, नाम सुने होंगे, टैप वर्म। दूसरा जो आपका है राउंड वर्म, टैप वर्म, राउंड वर्म। उसके बाद आपका जो होता है थ्रेड वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है। उसके बाद आता है हुक वर्म, हुक वर्म के बाद जो आपका आता है वो आपका आता है पिन वर्म। सब वर्म ही है। बैक्टीरिया या वायरल डिजीज जो होता है ना, वह टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म, इसी में आता है जोराडेस। जोराडेस आता है। अगला जो इसमें डिजीज होता है, ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, उधर शायद न दिखे तो है, फंक्शन ऑफ लीवर को नोट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट था, कहीं आपको मिलेगा नहीं है। कहीं आपको मिलेगा नहीं। नहीं। अगला जो आता है, पहला बीमारी जो दिया गया है जॉन्डिस।
जॉन्डिस क्या होता है भाई साहब? जॉन्डिस जो होता है लीवर को अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट करता है? जो जॉन्डिस होता है ना, वो जॉन्डिस जो होता है लीवर को अफेक्ट करता है, लिवर को प्रभावित करता है। स्किन एंड आई अर्न येलो हो जाते हैं इसके थ्रू। स्किन एंड आई जो होते हैं येलो कलर के हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं? येलो कलर के होता है। लिवर को जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस लिवर को अफेक्ट करता है, लिवर को प्रभावित करता है। उसके थ्रू अगर जिसको जॉन्डिस हुआ हो तो स्किन और आई जो होते हैं, आपका जो स्किन है और आंख जो आई है वह येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। किसके थ्रू, किसके कारण होता है? तो ड्यू टू द डिपोजिट, ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के थ्रू या आपका स्किन और आई येलो कलर का हो जाता है। अगला आता है वोमिटिंग। क्या आता है अगला भाई साहब? अगला जो आता है उल्टी। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, उल्टी आना। इसका मतलब आपका सबसे स्टोमच होता है ना, इंजेक्शन ऑफ स्टोमच जो होते हैं कंटेन थ्रू द माउथ। जो इंजेक्शन ऑफ स्टोमच होते हैं ना वह कंटेन थ्रू द माउथ होते हैं। और दिस रिलैक्स एक्शन ऑफ कंट्रोल बाय द वोमिटिंग सेंटर मेडुला होता है। इसका जो वोमिटिंग सेंटर होता है वह, वोमिटिंग सेंटर का मतलब समझ रहे हैं? वोमिटिंग सेंटर है मेडुला। मेडुला एक आप पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर पे आएगा। जहां से उल्टी, कैसे उल्टी होता है? मेडुला के थ्रू होता है। जैसे आपको भूकंप आता है तो उसका बोला जाता है ना इसका सेंटर गुवाहाटिया में था, या आपको बोल दिया जाएगा कि इसका सेंटर असम में था। तो एक सिटी, एक प्लेस होगा जो उसका सेंटर होगा जहां से वह स्टार्टिंग हुआ होगा। उसी तरह वोमिटिंग भी एक सेंटर होता है जहां से स्टार्ट होता है, वह सेंटर का नाम है मेडुला। क्या है? मेडुला है। और यह नासिया प्रोसेस वोमिटिंग होता है। नासिया, नासिया नाकों के थ्रू होता है, आता है तो इसके वोमिटिंग जिसको आता है ना पूरा शरीर हिला देता है, पूरे शरीर को, पूरे बार। इस समय जिसको ठंड लग जा रही है ना वोमिटिंग आना शुरू हो जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ठंड से बचे। कभी धूप, कभी बादल छा जा रहे हैं, कभी ठंड इतना ज्यादा, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जा रहा है कि ठंड इतना ज्यादा लग रहा है जिसकी वजह से वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, तो इससे आप बचें। अगला आता है डायरिया। डायरिया क्या होता है? अगला जो आता है डायरिया। डायरिया क्या होता है भाई साहब? डायरिया के बारे में आप पढ़ेंगे कि एब्डोमिनल फ्रीक्वेंसी, बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फेशियल डिस्चार्ज नोन एज डायरिया, रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अगला आता है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन क्या होता है? वही इरेगुलर हो जाता है बॉवल मूवमेंट। और आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या कंडीशन में क्या होती है? इंडाइजेशन कंडीशन में वही लीडिंग करता है, फीलिंग करता है, फूड पॉइजन करता है, स्पेसिंग ओवर हो जाता है। अगर ओवर ईटिंग हो जाएगा तो इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब ध्यान से देखिएगा, एक और आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ओवर फूड, ओवर ईटिंग। अगर खाना अधिक खा लेंगे ना तो इंडाइजेशन होने लगता है, वो बाहर फेंकने लगता है। इसलिए आप लिमिट में खाइए, स्वस्थ रहेंगे। अगर लिमिट से बाहर खा लिए तो वही आपको इंडाइजेशन की बीमारी हो जाएगी। अगला जो मेन बीमारी आपका आएगा, वह मेन बीमारी आपका क्या है? आपके एनसीईआरटी में भी इंक्लूड होगा, पुराने वाली बुक में नहीं दिया होगा। एक तो पेन होता है। पेन का मतलब होता है मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है पेन।
पेम में होंगे। पेम, पेम का मतलब होता है प्रोटीन, एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है मॉल न्यूट्रिशन। पेम का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, स्पष्ट लिख लीजिएगा, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन पेम को बोलते हैं, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक क्वासियोरकर होता है और एक मर्समस होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्या क्या ध्यान से देखिएगा, क्या क्या होता है पेम के दो पार्ट। पेम के दो पार्ट, पेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है क्वार्ट्सियोरकर? क्वार्ट्सियोरकर होता है क्वार्ट्सियोरकर, और मरस्मस होता है दूसरा जो होता है मरस्मस। दूसरा क्या होता है? मरस्मस होता है, मरस्मस। पहला होता है क्वासियोरकर, दूसरा होता है मरस्मस। और क्वासियोरकर का मतलब क्या होता है? प्रोटीन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब आपको प्रोटीन चाइल्ड के लिए है, प्रोटीन चाइल्ड के लिए मोर देन 1 ईयर। अगर प्रोटीन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर है तो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? क्वासियोरकर से। अगर प्रोटीन एंड कैलोरी के लिए इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर है, इसके लिए आपका जो आ जाएगा प्रोटीन एंड कैलोरीज। इसके लिए इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर अगर होगा तो मरस्मस बीमारी से वह ग्रसित होगा। अगर प्रोटीन चाइल्ड के लिए बच्चों में मोर देन 1 ईयर होगा तो वह क्वासियोरकर बीमारी के थ्रू वह ग्रसित होगा। आपका दिया गया है child more than 1 year in age, like marasmus, kwashiorkor, shoe wasting of muscles, thing of lips, failure of growth, brain develop होता है, but unlike marasmus, some fat is left under skin, motor, swelling body parts and swelling। यानी क्वास पर होगा तो आपका जो ब्रेन होगा डेवलप होगा, लेकिन मारस्मस में आपका जो ब्रेन होता है वह डेवलप नहीं होता है। एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बता दिया कि प्रोटीन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर होगा वो क्वासियोरकर बीमारी से ग्रसित होगा व्यक्ति। अगर लेस देन 1 ईयर हो जाएगा प्रोटीन और कैलोरी में तो मारस्मस बीमारी से वह ग्रसित हो जाएगा। अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो इंडाइजेशन की बीमारी आएगी, और वोमिटिंग आपका अगर वोमिटिंग सेंटर हो जाए, अगर आपको ठंड लग जाए या गैस भी बन जाए तो वोमिटिंग होता है। अगर ओवर कर लिए तो जॉन्डिस जो होता है लिवर को अफेक्ट करता है, स्किन और आई येलो कलर का हो जाता है, किसके कारण? वह आपका डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स के थ्रू हो जाता है। आज आपका चैप्टर एंड हो गया। कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक खोलिए और क्वेश्चन को कर लीजिए एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज में आपका चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। गैस्ट्रिक जूस कंटेन होता है, आपको मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा लेकिन आपका आंसर नहीं हुआ होगा, तो आज मैं आपको आंसर भी बताते चल रहा हूँ। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। आज आपका चैप्टर एंड हो गया। कल से आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह स्टार्ट जो होगा कल से आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें CO2 पार्शियल ऑक्सीजन एंड पार्शियल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत डीपली में आप पढ़ेंगे कि किसमें पीएच पाए जाते हैं और किसमें पीएच कम होते हैं और किसमें आपका
इसी में ना से एक्सचेंज ऑफ गैसेज में किसमें गैस ज्यादा होता है, गैस का मतलब समझ रहे हैं कि CO2 का एटमॉस्फेरिक एयर कितना होगा, फिर से पार्शियल डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कितना होगा पार्शियल CO2 में और पार्शियल O2 में कंपेयर किया जाएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों में एक्सचेंज कैसे किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर अमॉन्ग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर among the following। कोई हैंड राइटिंग सही नहीं है लेकिन आई होप कि आप समझ जाते हो। ए गैस्ट्रिक जूस, चूज द करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस कंटेन, आपको मैं बताया हूं ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बताया हूं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया है आपको पेप्सिन, लाइपेजेस एंड रेनिन। पेप्सिन, लाइपेजेस, रेनिन एंजाइम है, RNIN जो होगा वो हार्मोन्स होता है, आपको पता होगा। ट्रिप्सिन, लाइपेजेस, वही आपका मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं। बताइए गैस्ट्रिक जूस कंटेन किसमें पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज, लाइपेज का पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन में, RNIN में, ट्रिप्सिन, लाइपेज या रेनिन में, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज में, या पेप्सिन, RNIN, रेनिन या RNIN में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मैं आपको बताया हूं कि उसमें ट्रिप्सिन नहीं होता है, ट्रिप्सिन नहीं होता है, क्या होता है? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन पाया जाता है। बता ले जाएंगे ना पढ़ाने के बाद भी। आपको मैं जल्दी आया, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, इसका सेकेंड नाम मैंने बताया था इंटेंसिनल जूस, इंटेंसिनल जूस। ठीक, अब मैच द कॉलम दिया गया बाइलोबिन एंड बाइलोडिन, ये क्या है? बाइल के पिगमेंट्स है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च जो होते हैं वो लाइपेजेज होते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करके आपको दे भी दे रहा हूं, कहेंगे नोट नहीं कर रहे हैं, नोट कर ले रहा हूं। डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ
करेक्ट। चौथा आपका है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या कह दिया गया है ऑप्शन में आपका? देखिए मिलान कर लीजिएगा, मैं ऑप्शन में सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूं। बाइल वर्डिन है, बाइलोबिन आपका बाइल पिगमेंट्स है। बाइल दिया है तो बाइल ही लिखेंगे, पिगमेंट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च जो है वो लाइपेज के पार्ट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च लाइपेज की पार्ट है। डाइजेशन ऑफ फैट जो दिया गया है पैरोटिड है, पैरोटिड है। और सैलिवरी ग्लैंड एमाइलेज है। सैलिवरी ग्लैंड आपके जो है ना एमाइलेज है। बाइलवर्डिन एंड बाइलरुबिन बाइल पिगमेंट्स हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च लाइपेजेस है। डाइजेशन ऑफ फैट पैरोटिड्स है। सैलिवरी ऑफ ग्लैंड एमाइलेज है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन था। यह तीसरा क्वेश्चन मैच द कॉलम। ठीक है, इतना आप नोट कर लिए होंगे। और आपको दिया गया है आंसर ब्रीफली में कि व्हाई आर विल प्रेजेंट इन द इंटेंशनल एंड नॉट इन द स्टोमच। क्यों इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और स्टोमच में प्रेजेंट नहीं होता? बता ही सकते हैं कि हाउ डज पेप्सिनोजेन चेंज इनटू द एक्टिव फॉर्म में, कैसे चेंज होता है? व्हाट आर द बेसिक लेयर वाला मैंने एलिमेंट्री और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बताया था, आप बता सकते हैं। फिर मैंने बताया था हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट में बाइल क्या करता है? इमस्टिफिकेशन ऑफ बाइल हेल्प करता है इमस्टिफिकेशन ऑफ फूड में, इमस्टिफिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ द रोल पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल होता है? रोल आप बता ही सकते हैं, क्या रोल है बताया था, कितने पैनक्रियाटिक जूस है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडिक लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, सब इसी के पार्ट ही तो है। डेंटल फार्मूला ह्यूमन बीइंग का, डेंटल फार्मूला मैंने बताया था कि 21-23/21-23 होता है एडल्ट का। चाइल्ड का 2102/2102 होता है। टीन का 21-22/2122 होता है। डेंटल फार्मूला सब बता दिया था। पाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम एट द इंपॉर्टेंट ऑफ डाइजेशन, बता ही सकते हैं क्यों। हाउ आर पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड में आप बता ही सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कैसे किया कर रहे थे हम। एक्सप्लेन द ट्रिकोडन एंड डाइट्रिकोडन का एक्सप्लेन कर ही सकते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर नंबर ऑफ एडल्ट ह्यूमन में, नंबर ऑफ देयर नंबर इन एन एडल्ट ह्यूमन में नंबर कितना होता है? डिफरेंट टाइप के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में बता ही सकते हैं। व्हाट आर फंक्शन ऑफ लिवर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिवर? अभी मैंने लिवर का फंक्शन बताया था ना, ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में मैंने बताया था, वही फंक्शन है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। पूरी जितने क्वेश्चन आपको है सब हमारे नोट्स में मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं। आप बस देखते रहिए न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम चैनल को। और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कांटेक्ट नंबर आपका पता ही है 7394902005, 7394902005 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए। और आप कहीं ना मत जाइए, बस आप न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम को देखते रहिए। आपका हर प्रॉब्लम, हर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लाइए लग जाएगा, बस आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मैंने बेसिक से लेके डीप तक बताया। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे बस यही एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हो तो न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम चैनल को जरूर सब्सक्राइब को टच कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। और आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो आप अपना भी पढ़िए और दूसरे को भी बताइए कि भाई कहीं भटकने की, कहीं भागने भाग और लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू स्मार्ट केपीएस सिंघम के पास हम चलते हैं और हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पॉइंट आपको मैंने नोट करके बता रहा था उसे आप अवश्य नोट कीजिएगा। आप किसी अदर कलर पेन से आप नोट कीजिएगा कि आपको स्पष्ट वहां खोले पेज को तो आपको दिखाई दे। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत।
वो तेरी यारी है, मजबूरियां बन के रहती है।